नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने वैदिक काल के दो भागों के बारे में बात की थी, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल कहते हैं। आज हम इस वीडियो में ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति और उसके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा थोड़ी बहुत जानकारी जैसे कृषि के बारे में भी और पशुपालन के बारे में भी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की सामान्य जो जानकारी है। आपको बता दें कि जो ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल था वो 1500 बीसी से लगभग 1000 बीसी तक का माना गया है। 1000 बीसी तक का माना गया है। तो ये हमने कल पिछले वीडियो में हमने चर्चा भी की थी कि जो वैदिक संस्कृति के लोग थे वो आर्य थे और यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। कौन सी? ग्रामीण संस्कृति थी। यहाँ का जो मुख्य आधार था इस संस्कृति का वो पशुपालन था। पशुपालन पर ये लोग निर्भर रहते थे। इनका जो प्रमुख आधार था वो पशुपालन था। इसके अलावा ये लोग कृषि भी करते थे। कृषि का विकास ज़्यादा नहीं हुआ था क्योंकि ये लोग एक जगह स्थायी तरीके से निवास नहीं करते थे। घुमक्कड़ जीवन शैली थी इनकी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते थे। स्थायी जीवन नहीं था इनका। और एक बात ये भी है कि यहाँ पर राजतंत्र था। इसके बारे में हम आगे इसके चर्चा करेंगे। जब इसके राजनीतिक जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं जो ग्रामीण संस्कृति के बारे में। ये जो आर्य थे ये लगभग 1500 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में आए थे और इनकी जो जानकारी है हमें वो वेदों से मिलती है और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। प्रमुख ग्रंथ है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है, प्रथम वेद है वो ऋग्वेद है। उससे हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की। अगर ऋग्वैदिक काल की या पूर्व वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति का बात करें तो इस की जो मुख्य जो इसका क्षेत्र था वो सप्त सिंधु प्रदेश था। सप्त सिंधु प्रदेश है वो सिंधु और उसकी सहायक 7 नदियों से संबंधित है। सिंधु की 7 सहायक नदियां और सिंधु नदी का जो क्षेत्र था उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहते थे। और ब्रह्मवर्त क्षेत्र में ये लोग निवास करते थे। कई विद्वानों ने इसे ब्रह्मवर्त भी कहा है। जो सरस्वती और दर्शवती नदी का क्षेत्र है के बीच का क्षेत्र है वो ब्रह्मवर्त कहलाता था। और आर्यवर्त भी नाम आपने सुना होगा। तो आर्यवर्त से क्या तात्पर्य है? हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक और पूर्व और पश्चिम दोनों में समुद्र के बीच में जो स्थित है वो क्या कहलाता है? आर्यवर्त है। ऊपर जो उत्तर दिशा में है वो हिमालय, नीचे दक्षिण दिशा में विंध्याचल पर्वत, पूर्व में और पश्चिम में दोनों तरफ जो समुद्र से घिरा हुआ प्रदेश है वो आर्यवर्त कहलाता है। सबसे जो महत्वपूर्ण नदी अगर हम बात करें वैदिक काल की, सबसे महत्वपूर्ण नदी की तो वो सिंधु नदी थी। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। इसका जिक्र आता है ऋग्वेद में। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो सरस्वती नदी थी। ये भी ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है। जो वैदिक सभ्यता की या पूर्व वैदिक सभ्यता की या ऋग्वैदिक काल की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु थी और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी। लेकिन यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पवित्र नदी थी वो कौन सी थी? वो सिंधु नहीं थी। वो कौन सी थी? सरस्वती नदी। सबसे पवित्र नदी। सबसे ज़्यादा उल्लेख अगर किसी नदी का ऋग्वेद में किया गया है तो वो किसका है? सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया है। उसके बाद सिंधु नदी का उल्लेख है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो सिंधु नदी है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी है। सबसे ज़्यादा उल्लेख है वो सरस्वती का किया गया है। और सबसे ज़्यादा पवित्र नदी जिसे माना गया है, सबसे पवित्र नदी माना गया है वो सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती नदी थी वो राजस्थान के रेगिस्तान में आकर लुप्त हो जाती थी। तो अब हम बात करें अगर गंगा या सरयू नदी की या यमुना की, तो ऋग्वेद में गंगा और सरयू नदी का केवल 1 बार उल्लेख आता है। यमुना नदी का 3 बार उल्लेख आता है। ये मैंने आपको एक सामान्य जानकारी दी है। इसके बारे में विस्तार से हम आगे भी चर्चा करेंगे। गोमती नदी का आपने नाम सुना है। वो ऋग्वेद के जो नदी सूक्त है उसमें नदी सूक्त के अंदर सबसे जो अंत में जिस नदी की बात की गई है वो गोमती नदी है। कुल 25 नदियाँ ऋग्वैदिक कालीन 25 नदियों का जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। कितनी नदियों का? 25 नदियों का
जिक्र है वो ऋग्वेद में किया गया है। यहाँ पर अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय का वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है। उसकी मूंजवत जो चोटी है, मूंजवत चोटी का वर्णन मिलता है। मूंजवत चोटी है उसका वर्णन मिलता है। ये मूंजवत चोटी है, ये सोमरस के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए? सोमरस के लिए प्रसिद्ध थी। हिमालय का वर्णन मूंजवत चोटी के लिए, ये हिंदू कुश पर्वत से इसकी वर्तमान में इसका जो संबंध दर्शाया जाता है वो हिंदू कुश पर्वत से दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार हम बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की, तो जो आर्यवर्त या ब्रह्मवर्त है उस क्षेत्र के लोग आर्य जो रहते थे, वैदिक जीवन यहाँ से माना जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ की आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक जीवन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम बात करें मुख्य रूप से तो वो है पशुपालन, क्योंकि इनके जीवन का जो मुख्य आधार मैंने पहले भी बताया था कि पशुपालन है। दूसरा उसके बाद है वो काम कृषि का है, क्योंकि कृषि स्थायी जगह, ये एक जगह निवास नहीं करते थे, इसलिए कृषि का ज़्यादा इसका विस्तार नहीं हुआ था। जो मुख्य इनका काम था वो पशुपालन था। इनका मुख्य आर्थिक आधार अगर हम बात करें आर्थिक आधार की तो वो गाय था। गाय इनका प्रमुख पशु था, इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था। आर्थिक जीवन के अंदर अगर हम बात करें तो गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु था, क्योंकि यह आर्थिक जीवन का आधार था। गाय को अष्टकर्णी भी कहा जाता था, अघन्य कहा जाता था, यानी मारने योग्य पशु नहीं है ये। गविष्ठ कई जगह जिक्र आता है, गव्य कई जगह जिक्र आता है, गम्य, गोशु, गवेषण, ये सब गायों को लेकर होने वाले युद्धों के अलग अलग नाम हैं, क्योंकि उस समय जो युद्ध होते थे ज़्यादातर वो गायों को लेकर होते थे, पशुधन को लेकर होते थे। जिसके पास जितने ज़्यादा पशु होते थे उसको उतना ज़्यादा धनवान माना जाता था। यहाँ पर बैल का जिक्र है वो वृक्ष या उक्षण के रूप में होता था। ऋग्वेद के अंदर बैल का जिक्र है वो वृक्ष या उक्षण के रूप में है। ऋग्वेद के अन्य अगर उपयोगी पशुओं की बात करें तो गाय के बाद घोड़ा है, हाथी है, ऊँट है, बैल है जिसे वृक्ष कहा जाता है, भेड़ है, बकरी जिसे अजा कहा जाता है, कुत्ता है। इन सब का जिक्र ऋग्वेद में या वैदिक जीवन में हमें पता लगता है। एक शब्द आता है पणि, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। पणि शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पणि के बारे में पूछे जाते हैं। तो पणि ऋग्वेदिक कालीन समाज में जो व्यापारी होते थे उन्हें भी कहते थे, और कहते हैं कि ये मवेशी चोर भी होते थे। इनके पास बहुत सारे मवेशी होते थे और ये पणि थे, ये मवेशी चोर कहलाते थे, व्यापारी भी होते थे ये। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक संपत्ति की गणना की जाती थी। संपत्ति की गणना थी, उसे रई शब्द के रूप में व्यक्त किया गया है। रई, ये संपत्ति की गणना। तो वैदिक समाज के अंदर अगर ज़्यादातर प्रश्न बात करें अपने, तो ये जो शब्दावली है इस पे काफ़ी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हमें जो वैदिक नाम है वो याद रखने चाहिए। जैसे पणि है वो व्यापारी या मवेशी चोर थे, रई थी वो संपत्ति की गणना थी। आगे भी मैंने यहाँ पर कुछ दिए हैं नाम, वो अभी अपने याद करेंगे। अब हम बात करते हैं पशुपालन के बाद हम बात करते हैं कृषि की। कृषि योग्य जो भूमि थी उसे उर्वरा या क्षेत्र, जो अभी हम खेत कहते हैं, क्षेत्र शब्द से निकला हुआ एक शब्द कह सकते हैं। तो क्षेत्र या उर्वरा, ये कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। उर्वरा एक जोती हुई भूमि होती थी, जो जोती हुई भूमि है उसे उर्वरा कहा जाता था। भूमि का स्वामित्व राजा के पास न होकर जो कबीले बने होते थे, संपूर्ण कबीले के पास भूमि का स्वामित्व होता था। तो राजा के पास स्वामित्व न होकर संपूर्ण कबीले के पास होता था। यहाँ अगर हम बात करें तो कोई भी भूमि कर था वो नहीं लगता था। भूमि का स्वामित्व राजा के पास न होकर कबीले के पास होता था, और भूमि का कर इकट्ठा करने वाला कोई भी अधिकारी का जिक्र यहाँ पर नहीं होता है। तो भूमि कर बिल्कुल नहीं लिया जाता था ये कह सकते थे, लेकिन फिर भी लोग स्वेच्छा से अपने राजा को एक कर देते थे, उसे बलि कहा जाता था। उस स्वेच्छा से दिए जाने वाले कर का नाम क्या था? बलि। स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर, स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? बलि। तो निम्न में से कौन सा कर स्वेच्छा से दिया जाता था? उसमें 3-4 करों के नाम दे देंगे तो बलि। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वैदिक सभ्यता से बनता है। तो कृषि योग्य भूमि उर्वरा या क्षेत्र कहलाती थी। भूमि का स्वामित्व राजा के पास न होकर संपूर्ण कबीले के पास रहता था। ऋग्वेद के 4थे मंडल में कृषि का उल्लेख है।
कौन से मंडल में है? चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन से मंडल में कृषि का उल्लेख है? ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख है। अब हम कुछ शब्दावलियों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक शब्द आता है लांगल, जो कि हल के लिए प्रयुक्त होता है। कृषि से जुड़े कुछ शब्द मैं यहाँ पर बात करूँगा। सीता, जो हल से बनी हुई जो नालियाँ होती थी उन्हें सीता कहा जाता था। हल से बनी हुई नालियों को सीता कहा जाता था। अवध होता था वो कुआं कहलाता था। उर्दर, उर्दर वैसे तो ये अनाज मापने वाले पात्र का नाम था उदर, और अभी हम उदर पेट को कहते हैं। तो उर्दर अनाज मापने वाले पात्र थे। पर्जन्य थे वो बादल थे, ये एक इसका प्रायवाची भी है। किवाश या किनाश भी बोल दिया जाता है कहीं कहीं। ये हलवाहे होते थे जो हल चलाने वाले होते थे, उनको किनाश कहा जाता था। ब्राजपति चारागाह का अधिकारी होता था या ग्राम का प्रधान, इसको ब्राजपति कहते थे। अनस, अनस बैलगाड़ी को कहा जाता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जो आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करें अगर ऋग्वैदिक कालीन अनाज की, तो केवल यव, जिसे वर्तमान में हम जौ के नाम से पुकारते हैं, यव का ही उल्लेख होता है। केवल एक ही फसल का उल्लेख आता है इसमें, इसे यव कहा गया है। और नियमित भूमिकर का अभाव था, ये हमने पहले पढ़ लिया। जो सर्वप्रथम अश्विनी कुमार थे उनके द्वारा हल जोतने की शिक्षा दी गई थी। तो अश्विनी कुमारों के द्वारा, ये ऋग्वेद से ये बात हमें पता चलती है। ऋग्वेद में इस बात का जिक्र है कि सर्वप्रथम अश्विनी कुमारों द्वारा हल जोतने की शिक्षा दी गई थी। ऋग्वैदिक कालीन समाज में बेकनाट, बेकनाट नाम का जो होते थे वो सूदखोरों को कहा जाता था। बेकनाट, ये बहुत ज़्यादा सूद के ऊपर पैसा ऋण के रूप में लोगों को देते थे, तो उनको बेकनाट कहा जाता था क्योंकि उन पे कोई नियंत्रण नहीं था। बेकनाट थे वो, सूदखोर थे वो, बेकनाट थे। उसके अलावा कुसीद, ये ऋण का एक दूसरा नाम था। कुसीद, ऋण, जो ऋण देने वाले, ऋण होता था मतलब किसी को जब पैसा उधार दिया जाता था तो वो कुसीद कहलाता था। और इसके अलावा जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय के द्वारा होता था कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ले ली जाती थी। और इसके अलावा एक नाम है, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न इसके बारे में पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, ये प्रश्न बहुत बार आया है। निष्क क्या है? तो ये मुद्रा या क्या है, ये क्या है निष्क? तो ये सोने का एक आभूषण था जो गले में पहना जाता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज में एक गले में पहना जाने वाला एक स्वर्ण आभूषण था निष्क, जो कि व्यापार में, विनिमय में भी काम आता था। एक तरह से मुद्रा का रूप इसे कह सकते थे। मुद्रा में ये सबसे ज़्यादा निष्क काम आता था, विनिमय में। तो ये प्रश्न आता है कि गले के एक आभूषण का नाम निष्क है। इसके अलावा जो ऋग्वैदिक कालीन समाज के अंदर है वो कुछ जो शिल्पियों का उल्लेख है, उनमें बढ़ई है, रथकार है, चरमकार है, बुनकर है, कुम्हार है, इन सब का जिक्र आता है। तो ये बढ़ई था, इनमें ये सबसे प्रमुख शिल्पकारी था, इनका प्रमुख शिल्पकार था वो बढ़ई था। तो इस प्रकार से अगर हम आर्थिक और भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो बहुत ही शॉर्ट में इसमें थोड़े बहुत प्रश्न बनते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट में ये रिवाइज होकर दोबारा याद कर लेते हैं इसको एक बार। 1500 से लगभग 1000 BC तक पूर्व वैदिक काल था। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। पशुपालन और कृषि इनके जीवन का प्रमुख आधार था। पशुपालन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। कृषि स्थायी नहीं थी क्योंकि इनका जीवन स्थिर नहीं था। घुमक्कड़ जीवन शैली थी। राजतंत्र था, ऋग्वैदिक काल में राजतंत्र था। लगभग 1500 ईसा पूर्व में आर्य इस क्षेत्र में आए थे। इनका प्रमुख ग्रंथ है ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। जैन अवस्था, जो कि एक अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। जैन अवस्था ईरानी ग्रंथ है, इससे इसकी तुलना की जाती है कि इससे मिलता जुलता है ये। अब हम बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की। सप्त सिंधु प्रदेश के अंदर ये लोग रहते थे, जो कि सिंधु नदी की 7 सहायक नदियों, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो 7 नदियों का क्षेत्र है वो सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता है। ब्रह्मवर्त क्षेत्र कौन सा है? सरस्वती और द्रष्टवती नदी के मध्य का क्षेत्र है वो ब्रह्मवर्त कहलाता है। आर्यवर्त क्या है? उत्तर में हिमालय से, दक्षिण में विंध्याचल और पूर्व और पश्चिम में समुद्र से घिरी हुई भूमि है, वो आर्यवर्त है। तो
सबसे महत्वपूर्ण नदी इनकी सिंधु है, लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो सरस्वती है। सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती है। सबसे ज़्यादा बार उल्लेख है वो सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार उल्लेख सरस्वती नदी का है। गंगा और सरयू नदी का उल्लेख केवल एक बार है। यमुना का उल्लेख 3 बार है। गोमती नदी है और नदी सूक्त में बताई गई आखिरी नदी है। कुल 25 नदियों का जिक्र किया गया है। हिमालय का वर्णन और उसकी एक चोटी मूंजवत का वर्णन भी ऋग्वेद में किया गया है। ये मूंजवत चोटी थी, ये सोमरस के लिए जानी जाती थी। अब हम बात करते हैं आर्थिक जीवन की। आर्थिक जीवन में अगर हम बात करें तो इसका मूल आधार था वो पशुपालन था। पशुपालन इसका मूल आधार था और जो दूसरा इसका था वो कृषि था। मुख्य आधार गाय था। इनकी जो आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था वो गाय था। गाय को अष्टकर्णी या घन्य कहा जाता था। गविष्ट, गव्य, गम्य, गोशु, गवेषण, ये सब गायों के लिए होने वाले युद्धों के नाम हैं। तो ये गाय चूंकि समृद्धि का प्रतीक थी, इसलिए जितने भी युद्ध होते थे उस समय लगभग गाय को लेकर होते थे। बैल को वृक या उक्षण कहा जाता था। अब इसके अलावा जो पशु थे वो वर्तमान में भी, जैसे ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, हाथी आदि ये महत्वपूर्ण इनके पशु थे। घोड़ा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पशु था। गाय के बाद जो महत्वपूर्ण पशु था उस समय वो घोड़ा था। अब हम बात करते हैं पणी की। पणी क्या थे? ये मवेशी चोर भी थे और व्यापारी थे। तो इनके पास खूब संख्या में मवेशी होते थे और समृद्धि के प्रतीक होते हैं मवेशी। उस समय में रई संपत्ति की गणना को कहा जाता था। कृषि योग्य भूमि थी, उसे उर्वरा यानी जोती हुई भूमि को उर्वरा कहा जाता था, क्षेत्र कहा जाता था कृषि योग्य भूमि को। भूमि का स्वामित्व तो राजा के पास नहीं था, संपूर्ण कबीले के पास था। ऋग्वेद के 4थे मंडल के अंदर कृषि का उल्लेख किया गया है। लांगल किसे कहा जाता था? हल को। सीता, हल से बनी हुई जो नालियाँ होती है उन्हें सीता कहा जाता था। और जो इसके अलावा अवत है वो कुएं को, उर्दर है उसमें अनाज रखने वाले पात्र को कहा जाता था। पर्जन्य वो बादल को कहा जाता था। किनाश या किवास था वो हलवाहे को कहा जाता था। व्राजपति था वो चारागाह का स्वामी था या अधिकारी था और ग्राम प्रधान था। अनस थी वो बैलगाड़ी थी। इसके अलावा कुसीद शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वो ऋण के लिए किया जाता है। बेकनाट थे ये सूदखोर, उस समय के सूदखोर थे। ऋग्वेद काल में केवल एक ही अनाज का उल्लेख है, वो है यव। यव का उल्लेख है जिसको जो कहते हैं वर्तमान में। इसके अलावा नियमित भूमि कर का अभाव था, क्योंकि किसी भी कर अधिकारी की इसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी लोग स्वेच्छा से राजा को जो कर देते थे वो क्या कहलाता था? बलि कहलाता था। और ऋग्वेद के अनुसार सर्वप्रथम जो जोतने की भूमि को हल के द्वारा जोतने की शिक्षा थी वो अश्विनी कुमारों के द्वारा दी गई थी। निष्क था वो एक गले का एक आभूषण था जो विनिमय में काम आता था। इसके अलावा जिन शिल्पियों का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है उनमें बढ़ई जो कि प्रमुख शिल्पी था, रथकार, चर्मकार, बुनकर, कुम्हार, शिल्पी, इन सब का उल्लेख है, आदि शिल्पियों का उल्लेख है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हिस्ट्री से और अन्य सब्जेक्ट से भी जुड़े हुए वीडियो आगे आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।